जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दिशा ऑन क्लासेस पर। आप लोग बहुत कमेंट करते थे सर सब्जेक्टिव करा दीजिए, और हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 2 तारीख से सब्जेक्टिव कराऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब वो समय भी आ गया और मैं सब्जेक्टिव के लिए तैयार हूँ। तो आपका पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कराए हैं, लेकिन मेरा आदत ये है कि मैं ऑब्जेक्टिव को स्टार मरवा के लिखाता हूँ कोचिंग में। तो मैं आपको सारे स्टार भी बता देता हूँ एक साथ में, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, है ना। इस तरह से हम आपको ऐसा प्रयास करेंगे कि मैं पूरा बुक आपको करवा दूँ, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं मैट्रिक के, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें अंत तक। पहला स्टार हमने लिखा है अपने बच्चों को कि भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया। आपको याद रखना है, भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी। अगला कि अंग्रेजों ने भारत का भरपूर शोषण किया है। एग्जाम में आएगा कि भारत का भरपूर शोषण किसने किया, आंसर मारना अंग्रेजों ने। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अपने है ना को अपना औपनिवेशिक बनाया। तो एग्जाम में आएगा कि है ना हमें औपनिवेशिक देश किसने बनाया, तो आंसर मारना अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। क्वेश्चन आएगा कि फूट डालो और नीति है ना और राज करो की नीति किसने अपनाई, आंसर मारिएगा अंग्रेजों ने। आज़ादी के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई। एग्जाम में आएगा आज़ादी के बाद भारत के किस क्षेत्र में कमी आई, आंसर मारना प्राथमिक क्षेत्र में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और पहले जो सब्जेक्टिव पढ़ाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आप लोग कह रहे थे सब्जेक्टिव, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। चलो अगला हमारा है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो सब्जेक्टिव में बस इतना ही लिखना है आपको कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। बस 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र एवं सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ये तो आप पहले से ही पता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ का नियोजन आर्थिक नियोजन कहलाता है। एग्जाम में आएगा आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो आंसर लिखना है अर्थ का नियोजन ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। यानी इस वीडियो को देखने से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। योजना आयोग को भंग कर 2014 में नीति आयोग लाया गया था, ठीक है ना। तो ये 2014 में हुआ था, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन 2014 और 15 को एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना जी। मेरे ख्याल से मैंने एनसीईआरटी बुक दिखा के, हाँ 2014 ही होगा, 15 नहीं होगा, 2014 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। एग्जाम में आता है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री वही थे, तो अध्यक्ष भी वही होंगे। देखो नीचे सब्जेक्टिव, ऐसा मत समझना कि सर क्वेश्चन आंसर क्या है, सब्जेक्टिव है ना, क्वेश्चन आंसर नीचे है। पहले आप ये सारे स्टार को पढ़ लीजिए। फिर है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर, फिर आप लोग बोलोगे सर नहीं है क्या। देखो यहाँ है क्वेश्चन आंसर, सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, अगला है राष्ट्रीय आय किसे कहता है, सारा क्वेश्चन है। लेकिन पहले आप इसको यहाँ देख लीजिए, जो मैं स्टार पढ़ा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न स्टार, ठीक है ना। तो यहाँ थे हम लोग अभी कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना पूछा जाए कब से कब तक है, तो 1951 से 56 तक आपको लिखना है एग्जाम में। वर्तमान में है ना, वर्तमान में हमारा दिया गया है कि 19वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। नेक्स्ट है हमारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो आंसर मारना है आपको 1952 में। अगर ईस्वी पूछा ना, आपको डेट भी पूछे 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, आंसर मारना है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला चीज़ समझना है आपको, आयोग, योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर मारना 8। वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो आपको आंसर मारना है वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा सूचना एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन कंप्यूटर है। अगला है कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में पटना जिले की सबसे अधिक और शिवहर जिले की आय सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। तो हमने ऐसे ही ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ सारा स्टार मार के। नेक्स्ट है हमारा कि 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपये थी।
मानव विकास रिपोर्ट है ना यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। नेक्स्ट है 2004 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सबसे पीछे है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है 2004 के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आय में सबसे पीछे कौन है, तो आंसर रखना है बांग्लादेश। नेक्स्ट है बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहलाते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्योंकि बीमारू राज्य में ये सभी नहीं होगा, है ना। तो बीमारू राज्य में BIMARU से जो निकलता है वही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक बच्चे ने कर दिया है, मैंने इसको बोला था अपने घर से लिख के लाने के लिए मिस्टेक कर दिया। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, आपको आंसर मानना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अर्थशास्त्री कुजनेट के अनुसार गरीबी एक कैंसर की तरह है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसने कहा था गरीबी एक कैंसर की तरह है, आंसर मारना कुछ है ना कुजनेट ने। ये पूरा NCERT का है, इसमें गलती होने की कोई चांसेस नहीं है, ये NCERT बुक से लिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया था, याद रखना है। झारखंड में खनिज संसाधन है एवं बिहार में उर्वरक भूमि है ना। झारखंड में क्या है, खनिज संसाधन है, तो बिहार में उर्वरक भूमि है। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा कि बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ग्रस्त एवं दक्षिणी भाग सूखा प्रभावित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम भोजन करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे कहलाते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, ग्रामीण में ज़्यादा है और शहर में कम है। ग्रामीण में 2400 कैलोरी और शहर में 2100। पूरा वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगला चीज़ है हमारा कि 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा या मनरेगा योजना लाया गया था, जिसमें मजदूरों को कम से कम साल में 100 दिन तक काम मिलना था। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उत्तर है अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। कितना शानदार हमने आंसर बताया आपको, अच्छे से आपको याद कर लेना, 2 नंबर मिलेगा कि अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। दूसरा देखिए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये भी आप बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है ना आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगला देखते हैं सतत विकास को समझते हैं। सतत विकास समझते हैं एक ऐसा विकास हो जो भविष्य को देखकर किया जाए। देखिए ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, इसे ही सतत विकास कराता है। मान के चलो आपने घर बनाया और घर प्यारे बच्चों ऐसा बनाया जो 10 साल में टूट जाए, तो फिर आपका ही फायदा होगा, आने वाले जो आपकी पीढ़ी है उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो सतत विकास का मतलब ये होता है, सतत विकास का मतलब ऐसा होता है ना कि जो भविष्य को देखकर किया जाए, ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। तो राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना, देश के संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि एक वर्ष के अंदर, ध्यान दीजिए, एक वर्ष के अंदर में जितने भी सभी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जैसे खीरा हुआ, चावल हुआ, कुछ भी हुआ, कोई वस्तु, एवं जितनी भी सेवाएं दी गई, सेवाएं जैसे कि मैं आपको सामान नहीं देता, मैं आपको सेवा देता हूँ, तो मैंने भी जो कमाया सबको जोड़ करके, ठीक है ना। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के, जितना वस्तु हुआ वस्तु को और प्लस सेवा, जैसे डॉक्टर क्या देता है, वो सेवा देता है, तो उसकी भी इनकम को जोड़ के वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्या लिखना है बोल। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने स्टार लिखा है बच्चों को, कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो
वह देश अविकसित कहलाता है, लेकिन हम लोग विकासशील में आते हैं। आगे मानव विकास रिपोर्ट क्या है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर है हमारा, विभिन्न देशों की तुलना, लोगों की शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। आपको लिखना है क्या, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। और इस रिपोर्ट को बनाने का जो तरीका होता है, इस रिपोर्ट में जो जांचा जाता है वो जांचा जाता है क्या, नंबर 1 में शैक्षणिक स्तर, नंबर 1 में कितना पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे में उसकी स्वास्थ्य कैसी है, और तीसरा उसका इनकम क्या है। तो पढ़ाई, स्वास्थ्य और इनकम के आधार पर एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसे कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट। एग्जाम में आएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिख दोगे कि मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसे है ना, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़िया, ध्यान से देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो उत्तर है जी, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जितना भी राष्ट्र का इनकम है, पूरा नेशनल इनकम, पूरा देश का इनकम, उसमें देश की जनसंख्या से भाग दे दीजिए तो क्या निकलेगा, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर भागफल आता है, वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं। तो मेरे भाई, यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है, सबको पता है, जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाता है। ग्राहक 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से खाते से, है ना, 7 दिन और 24 घंटे उपयोग कर अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकता है। इसे डेबिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कितना बढ़िया दिया है आंसर, देखो कितना मस्त है। आप लिख के ऐसे याद कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा, तो आप समझ लो एटीएम क्या होता है। आप लोगों में से बहुत ने उपयोग किया है। अगर आपने कभी एटीएम का प्रयोग किया है मेरे बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना कि गुरुजी हमने एटीएम का प्रयोग किया है ना। एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाता है। ग्राहक 4 अंक का गुप्त पिन कोड मदद से खाते से 7 दिन और 24 घंटा उपयोग कर अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन आता है जी, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्रेडिट कार्ड। तो ये सबको नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड, समझ लो, ठीक है। तो चीज़ लिखा है कि यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने कुछ खास ग्राहकों को दिया जाता है। ध्यान दो, ये सबको नहीं मिलता। मुझे नहीं मिला, मैं गया बैंक लेने के लिए, बोला नहीं आपकी इनकम होनी चाहिए अच्छी खासी। तो मैंने इनकम दिखाया कि लो हमारा इनकम है कोचिंग पे, बोले नहीं कहा कोचिंग से नहीं होगा, वो आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए। अब बताओ मेरे बच्चे, मैं सैलरी स्लिप कहाँ से लाऊँ बताओ। मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, कुछ पैसे वहाँ कमाता हूँ, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ वहाँ, यहाँ कोई सैलरी स्लिप थोड़ी मिलता है हमें। चलो, तो यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को है ना, अपने खास ग्राहकों को दिया जाता है, ठीक है। आगे है हमारा कि ग्राहक इस कार्ड की मदद से खाते में राशि नहीं होने के बावजूद भी एक निश्चित सीमा तक इस कार्ड से वस्तु या सेवा का लाभ ले सकते हैं। यानी अर्थात आप कह सकते हो, आप इससे ऋण ले सकते हो, क्रेडिट पर ले सकते हो, आप इससे कर्ज ले सकते हो। अगर आपके पास ये कार्ड है ना, तो आपको बैंक के द्वारा बांध दिया जाता है 20,000 या 30,000 रुपये, आप कर्ज के रूप में ले सकते हैं। फिर उसका जो नियत समय होता है 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जी, मनरेगा या नरेगा, ठीक है ना। मनरेगा या नरेगा से आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर होता है हमारा कि नरेगा ग्रामीण लोगों को रोज़गार देने की एक राष्ट्रीय योजना है ना। ग्रामीण लोगों को रोज़गार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोज़गार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है। तो ये था नरेगा, जो कि 2005 में लाया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। और आपको पता है ना, इसमें कम से कम 100 दिन काम मिलने के लिए नियम बनाया गया था, है ना। 100 दिन आपको साल में काम मिलता, और ये गरीब लोगों के लिए था, ठीक है। तो आपको अच्छे से लिख देना है कि नरेगा ग्रामीण लोगों को रोज़गार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोज़गार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है। अब आगे देखते हैं
कि नरेगा का जो फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल, आर से होता है रूरल, ई से होता है एम्प्लॉयमेंट, जी से होता है गारंटी और ए से होता है एक्ट, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये होता है नरेगा का फुल फॉर्म। ठीक है ना, आप अच्छे से याद कर लेना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट है हमारा आय किसे कहते हैं। ठीक है ना, आय मतलब इनकम। परिश्रमिक के बदले जो वस्तु या धन मिले उसे आय कहते हैं। कितना हल्का हमने लिखा है बताओ। परिश्रमिक, जो आप मेहनत करते हैं उसके बदले में कभी कभी आपको वस्तु मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे क्या किया, पैसा नहीं दिया, आपने मुझे दे दिया है ना, आपने मुझे खरीद के दे दिया एक मान के चलो फ़ोन, कि सर आपको मैंने फ़ोन दे दिया, तो आपने मुझे वस्तु दिया ना, पैसा तो नहीं दिया। हमने आपको पढ़ाया, आपने मुझे 500 रुपये दे दिया, तो वो धन हो गया ना। तो प्यारे बच्चों, पारिश्रमिक के बदले जो वस्तु या धन मिले उसे हम आय कहते हैं। अगली चीज़ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर सिर्फ सरकार के पास है तो वो समाजवादी है, सिर्फ निजी व्यक्ति के पास है वो पूंजीवादी है, दोनों के पास है ये मिश्रित है। तो हमारे यहाँ पर मिश्रित है। तो आप मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। पहला चैप्टर कंप्लीटेड हो गया। आपको पता होना चाहिए कि पूरा इकोनॉमिक्स से जो आपके बुक में आने वाला है 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मात्र 8 नंबर का, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले लगभग आप कर लो 12 चौके 48 नहीं 11, लगभग 10 से 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव सिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप देखते रहना आपको। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर बहुत जल्दी मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट करना कैसा रहा ये सब्जेक्टिव का क्लास, और सारे क्वेश्चन को आप लिख के अगर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जय हिंद, मिलता है अगले क्लास में। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए लाइक जल्दी से, और आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। इसका PDF आपको मिलेगा वेबसाइट पर। अगर आपको लेना है PDF तो सर्च कीजिए www.disaonlineclasses आप सर्च कीजिए, वहाँ पर मैंने इसका PDF लगा दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।